वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जुडिशियस। जनरल बिजनेस अवेयरनेस को हम डिस्कस करेंगे हमारी अब से स्टार्ट होने वाली सीरीज में, और पहला जो इसमें टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा दैट इज अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके मेंबर एक देश से ज्यादा देश के होते हैं, मतलब कि वो किसी एक पर्टिकुलर नेशन पर डिपेंडेंट नहीं होती, या यूं कह लें कि वो एक कंट्री से ज्यादा कंट्री में बिजनेस करती है और एक कंट्री से ज्यादा कंट्रियों में उसके मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बड़ी होती हैं, जैसे कि बड़े बड़े बिजनेस कॉरपोरेशंस, बिजनेस हाउसेस, जिनके लोगोज आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे छोटे और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेडिकेटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, जैसे कि किसी स्पीशीज के कंजर्वेशन के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनमें से कि कुछ जो हम हमारी इस सीरीज में कवर करेंगे वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस दैट इज UNO, और WTO दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में, उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उसकी मेंबरशिप कैसे मिलती है, क्या स्टेटस रहता है, किस ऑब्जेक्टिव से IMF का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखेंगे, और इंडिया और IMF के बीच क्या रिलेशन है, क्या इक्वेशन है, उसको भी हम स्टडी करेंगे। बात कर लेते हैं IMF के इंट्रोडक्शन के साथ। IMF एक इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है जो कि 44 नेशंस ने ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट जो कि जुलाई 1944 में हुआ था, उसके अंडर इस ऑर्गेनाइजेशन को, IMF को इस्टेब्लिश किया गया था। बेसिकली पर्पस क्या था IMF को इस्टेब्लिश करने का? अपने मेंबर कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को प्रमोट करना, वर्ल्ड ट्रेड का एक्सपेंशन और उसकी बैलेंस्ड ग्रोथ को सपोर्ट करना, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से हुए भारी नुकसान और इकोनॉमिक लॉस को खत्म करना। IMF की मेंबरशिप के बारे में अब डिस्कस करते हैं। एट प्रेजेंट 190 ऐसे देश हैं जो कि IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मेंबर्स हैं। IMF को ज्वाइन करने के लिए एक कंट्री को कुछ पैसे सबमिट करने होते हैं IMF के पास, जिसको बोलते हैं कोटा सब्सक्रिप्शन। ये जो कोटा सब्सक्रिप्शन है ये सारी कंट्रीज के लिए एक जैसा नहीं होता, बल्कि ये जो कंट्री ज्वाइन करना चाहती है उसकी इकोनॉमी की वेल्थ के अकॉर्डिंग ये कोटा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रहता है। हर 5 साल बाद ये कोटा रिकंसिडर करा जाता है, बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द नीड्स ऑफ द IMF एंड अपने मेंबर कंट्रीज की प्रॉस्पेरिटी के अकॉर्डिंग। अगर ज्यादा प्रॉस्पेरस हो गए हैं अब ज्वाइन करने के बाद पहले के कंपैरिजन में, तो उनका कोटा बढ़ाया भी जा सकता है, और अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी की हालत खराब है तो उसका कोटा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कम भी कर सकते हैं। कोटा सब्सक्रिप्शन लेने वाले मेंबर कंट्रीज के पास वोटिंग राइट्स भी उनको एलोकेट किए जाते हैं। IMF के ऑब्जेक्टिव्स पर एक नजर डालते हैं। यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव जो IMF के हैं वो कुछ इस प्रकार है, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, मतलब सभी देशों के बीच में जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में मनी को लेकर कॉर्पोरेशन होना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में स्टेबिलिटी लाना, अगर किसी पर्टिकुलर करेंसी का एक्सचेंज के ऊपर कंट्रोल हो रहा है उसको एलिमिनेट करना, और एक मल्टीलेटरल ट्रेड और पेमेंट सिस्टम को एस्टेब्लिश करना। इसके अलावा IMF के और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है अपने मेंबर नेशंस को इंटरनेशनल ट्रेड का एक बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करने में ये हेल्प करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम को हटाना, ये भी इनका काम है, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में कैपिटल का इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना ताकि वो ग्रो कर पाए, ये इनका एक और ऑब्जेक्टिव है। आइए एक नजर डालते हैं IMF के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर। IMF का बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आते हैं, फिर एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, देन देयर इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर एक काउंसिल और स्टाफ है जिनका हेडक्वार्टर है USA के वॉशिंगटन में, और एक एडहॉक और स्टैंडिंग कमिटी ये लोग बनाते हैं जो कि अपॉइंट करी जाती है इनके बोर्ड ऑफ गवर्नर और एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स के थ्रू
एंड द लास्ट इज इंटरिम कमिटी, जो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स अपॉइंट करते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे लिए है बीइंग एन इंडियन, आईएमएफ और इंडिया के रिलेशन और इनके आपस के इक्वेशन के बारे में। भारत उन 5 पहले देशों में से एक था जिनका सबसे ज्यादा कोटा था आईएमएफ के पास, और भारत को आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर परमानेंट प्लेस भी अलॉट किया गया है। जब से आईएमएफ एग्जिस्टेंस में आया है, मतलब जब से आईएमएफ बना, तब से इंडियन रुपी इंडिपेंडेंट हो गया। जहां पहले उसकी वैल्यू पाउंड स्टर्लिंग के हिसाब से डिटरमाइंड होती थी, अब इंडियन रुपी की वैल्यू गोल्ड के टर्म्स में एक्सप्रेस की जाने लगी। इंडिया के पास जो आईएमएफ की मेंबरशिप थी, उसी की वजह से इंडिया वर्ल्ड बैंक का मेंबर बन पाया, जिस वर्ल्ड बैंक ने कई मौकों पर इंडिया को उसके इकोनॉमिक पर्पसेस को पूरा करने के लिए कई लोन्स भी प्रोवाइड करे। इंडिया आईएमएफ की एक्सपर्ट एडवाइस भी कई बार यूज कर चुका है अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इंडिया में चल रहे 5 ईयर प्लान्स को फाइनेंस करने के लिए आईएमएफ ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी वैल्यूएबल एडवाइस भी कई बार प्रोवाइड करी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का इंपॉर्टेंट मेंबर होने की वजह से इंडिया का कोटा 400 मिलियन एसडीआर से बढ़कर 4158.2 मिलियन एसडीआर हो गया 1998 तक। अब आप सोचेंगे ये एसडीआर बेसिकली है क्या? एसडीआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये ना तो कोई करेंसी है, ना ही आईएमएफ के ऊपर इंडिया का कोई क्लेम है, बल्कि ये एक पोटेंशियल क्लेम है आईएमएफ मेंबर्स की फ्रीली यूजेबल करेंसीज के ऊपर। मतलब कि ये एसडीआर अगर इंडिया को जरूरत पड़े तो आईएमएफ मेंबर्स की करेंसीज के बदले में एक्सचेंज किए जा सकते हैं। आईएमएफ की मेंबरशिप की वजह से इंडियन करेंसी इंटरनेशनल एक्सचेंज स्टैंडर्ड के साथ कनेक्ट हो गई, जिससे कि इंडिया अब विश्व के किसी भी देश में पेमेंट कर सकता है। दैट इज ऑल रिगार्डिंग द आईएमएफ। नेक्स्ट सेशन में एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को यहां पर डिस्कस करेंगे। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, इट्स मी अमित शर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।